आज हम राजनीति विज्ञान पाठ से तीसरा पाठ राजनीतिक दल इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने संविधान की प्रगति तथा चुनाव प्रक्रिया इन दो पाठों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया तथा उनके अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। बच्चों, संविधान की प्रगति व चुनाव प्रक्रिया तब तक संभव नहीं है जब तक राजनीतिक दल ना हो। अब ये राजनीतिक दल क्या होता है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। दल का अर्थ है गुट, या जिसे हम ग्रुप भी कहते हैं। हमारे स्कूल में हम देखते हैं कई बार कुछ संस्थाएं या संगठन इनके ग्रुप आते हैं जिनका उद्देश्य किसी कार्य को पूरा करना या किसी उद्देश्य को लेकर कार्य करना होता है, जो कि सामाजिक या सार्वजनिक मुद्दों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अभी का ही उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरह कोविड जैसी महामारी में कई संस्थाएं या कई गुट लोगों को फूड पैकेट, राशन और कई आवश्यक वस्तुएं वितरित कर रहे हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये किसी उद्देश्य को या कार्य को पूरा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये तो हुआ सामाजिक और सार्वजनिक दलों का कार्य। इसका अर्थ यह है कि समाज में जिस प्रकार विभिन्न गुट या संस्थाएं सक्रिय रहती है, उसी प्रकार राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर दिखाई देते हैं। समाज में कार्य करने वाली संस्थाओं या संगठनों और राजनीतिक दलों में अंतर होता है। राजनीतिक दल भी सामाजिक संगठन ही होते हैं, परंतु उनका उद्देश्य और कार्य पद्धति कुछ भिन्न होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जब लोगों का ग्रुप या संगठन राजनीतिक सत्ता पाने के लिए चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होता है, तो उस संगठन को राजनीतिक दल कहते हैं। अब राजनीतिक दल तो बन गया, पर उसके उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है, पहला चुनाव में सहभागी होना, और दूसरा है उसमें विजय पाकर सत्ता प्राप्त कर अपने दल की सरकार बनाना। किंतु हम देखते हैं कि सत्ता पाने के लिए जो बहुत से राजनीतिक दल हैं, वे एक दूसरे से होड़ लेते हैं और जाने अनजाने इसी होड़ में कई उचित अनुचित कार्य भी करते हैं, जो कि सही नहीं है। स्पर्धा हो, पर स्पर्धा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि राजनीतिक दल बनते कैसे हैं? तो राजनीतिक दल में विशिष्ट नीतियों और विचारों का समर्थन होता है, और यह विचारधारा जिन लोगों को सही लगती है वे लोग उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। जैसे हम क्लास में ही हम देखते हैं कि जिस बच्चे के व्यवहार, विचार, पढ़ाई या तरीका जो हमको अच्छा लगता है, हम उसी की तरफ आकर्षित होते हैं और उसी को ही हम अपना मित्र बनाते हैं, और जिसके विचार या व्यवहार पसंद नहीं है वो हमारा मित्र नहीं बनता है। और इस प्रकार अपनी विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए राजनीतिक दल कुछ कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, और जब उन दलों को सत्ता प्राप्त होती है तो वो उन कार्यक्रमों को, निर्धारित कार्यक्रमों को कार्यान्वित भी करते हैं। अब सरकार कैसे बनती है? तो जिन राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत मिलता है, वह दल देश का कामकाज चलाता है। जिन दलों को बहुमत नहीं मिलता, वे दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। और ये राजनीतिक दल लोगों की मांगों और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। इस तरह जो राजनीतिक दल है वो जनता और सरकार के बीच एक सेतु बनकर सेतु का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें जो पहली विशेषता है कि चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना, और ये राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य होता है। चुनाव करना, चुनाव और उसके द्वारा सत्ता हासिल करना। और दूसरा उनका जो उद्देश्य है वो है, प्रत्येक राजनीतिक दल की एक विशिष्ट विचारधारा और नीति होती है। हम किस विचारधारा से वो चल रहे हैं हम आगे भी देखेंगे। हर राजनीतिक दल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनकी एक निश्चित विचारधारा होती है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ये क्या करते हैं,
और तीसरा है राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुसार कार्यों को कार्यान्वित करता है और जिस विचारधारा को वो लेकर सामने मुद्दे रखता है जनता के सामने, वो उन विचारधारा के अनुसार कार्य करता है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला दल सत्ताधारी दल और अल्पमत प्राप्त करने वाला दल विरोधी दल कहलाता है और वह उसी रूप में कार्य करते हैं। और पांचवा है राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करते हुए जनता के समर्थन का प्रयास करते हैं। यानी जनता की जो समस्याएं हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक दल सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और समस्या यदि उनका समाधान मिल जाता है तो हम देखते हैं कि जो जनता है वो उस दल का समर्थन आगे भी करना चाहती है। तो इस प्रकार हम इनके विशेषताएं भी हमने देखी और इसके प्रकार हम देखेंगे कि ये दल तो होते हैं, लेकिन ये दल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, पहला है राष्ट्रीय दल और दूसरा है प्रांतीय दल। तो राष्ट्रीय दल जो होता है ये पूरे राष्ट्र स्तर, पूरे देश के लिए काम करता है और वह पूरे देश से चुनकर आता है। और प्रांतीय दल है सिर्फ प्रांत, एक राज्य के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि दलों का यह निर्धारण कैसे होता है कि वे राष्ट्रीय हैं या प्रांतीय है, ये कैसे तय किया जाता है। तो इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने कुछ बातें निश्चित की है, वो भी हम देखेंगे। अब इसमें जैसे राष्ट्रीय दल हैं, हमने दो दल पढ़े, राष्ट्रीय और प्रांतीय। तो राष्ट्रीय दल के लिए जो बातें निश्चित की गई है उसकी कुछ शर्तें हैं। वो इस तरह है कि वे जो दल हैं वे 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% मत उनको मिलना चाहिए, या वो जो चुनाव लड़ चुके हैं उस चुनाव में उस दल के कम से कम 4 प्रतिनिधि जीत कर आने चाहिए। तो उन दलों को राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है। या फिर लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 2% स्थानों से या कम से कम 3 राज्यों से प्रत्याशियों का चुनकर आना आवश्यक होता है। तो ये दोनों शर्तें, ये दोनों कसौटियाँ जब पूरी होंगी तब कोई भी दल प्रांतीय दल से राष्ट्रीय दल बन सकता है। और इसी प्रकार इन्हीं चरणों में हम देखेंगे कि अभी 2016 में तृणमूल कांग्रेस वो राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित की गई थी। अब इसके बाद प्रांतीय दल। तो प्रांतीय दल की कसौटियाँ क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% वोट पाना और कम से कम 2 प्रतिनिधियों का विधानसभा में चुनकर आना आवश्यक है इनके लिए, प्रांतीय दल के लिए जो राज्य के लिए चुनाव लड़ती हैं, या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से कम 3% स्थान अथवा कम से कम 3 स्थान प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल कैसे निर्धारित होते हैं और उसके अलावा राजनीतिक दलों की विशेषताएं, राजनीतिक दल क्या होता है, कैसे तय किए जाते हैं, ये सारी जो बिंदु है हमने आज देखी। आज हम जानेंगे कि देश के प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन से हैं और इसके पूर्व हम देश की सत्ता चलाने वाली दल पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रोत्तर काल में कांग्रेस ही एक सशक्त दल था। कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्र और राज्य स्तर पर इसी दल का बहुमत था। भारतीय राजनीति पर इस दल की अच्छी पकड़ थी, इसलिए इस समय में दल पद्धति का वर्णन एक प्रबल दल के पद्धति के रूप में किया जाता है। एक दल पद्धति को 1977 ईस्वी में चुनौती दी गई। यह चुनौती कांग्रेसतर दलों ने इकट्ठे आकर दी थी। 1989 ईस्वी में लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति में किसी एक दल का प्राबल्य होना समाप्त हुआ। तत्पश्चात उस समय राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की। गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने किया। गठबंधन की सरकार होने से अस्थिरता निर्माण होती है। इस मान्यता को हमारे देश की दल पद्धतियों ने भ्रामक सिद्ध किया।
गठबंधन की सरकार अब भारतीय राज्यव्यवस्था में एक आम बात बन गई थी। और आगे हम यही देखेंगे कि एक ही राजनीतिक दल के हाथ में दीर्घ समय तक सत्ता हो और अन्य राजनीतिक दल प्रभावी न हो तो उस दल पद्धति को एक दल पद्धति कहा जाता है। राजनीति में दो राजनीतिक दल प्रभावशाली रहे और इन्हीं दो राजनीतिक दलों के हाथों में वैकल्पिक सत्ता रहे, तब उस शासन पद्धति को द्विदल पद्धति कहा जाता है। उसी प्रकार जब बहुत से दल मिलकर एक ही सत्ता चलाते हैं तो उसे बहुदल पद्धति कहा जाता है। ये तो हुआ दल पद्धतियों की बात। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय दल हमारे देश में कितने हैं। तो राष्ट्रीय दल की जब बात होती है तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश के राष्ट्रीय दल 7 हैं। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, पांचवा बहुजन समाज पार्टी, छठवां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सातवां तृणमूल कांग्रेस। अब ये जो दल मैंने यहाँ लिखे हैं वो गठन के हिसाब से लिखे गए हैं। जिस प्रकार जिस पार्टी का गठन हुआ उसी को क्रमशः लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के समय कांग्रेस एक सर्वसमावेश राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाला आंदोलन था, इसलिए उसमें विभिन्न विचारधारा के गुट शामिल हुए थे। स्वतंत्र उत्तर काल में कांग्रेस का एक सबसे प्रभावी दल के रूप में उदय हुआ। इनकी विशेष कुछ नीतियां थी, जिसमें पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार, व्यापक समाज कल्याण इस दल की पहले से ही नीति रही। उसके अनुसार इस दल द्वारा कई कार्यक्रमों को भी चलाया गया। इस दल का लोकतंत्र, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रहा है। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमने देखा। उसके बाद दूसरी जो राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित इस पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। भारत में यह पार्टी बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। यह पार्टी श्रमिकों, परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करती है। इस पार्टी ने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया। लगभग 1962 ईस्वी को दो साम्यवादी देश चीन और सोवियत यूनियन में से किसका नेतृत्व स्वीकार करे, इस पर पार्टी के नेताओं में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बंट गई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस नई पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद तीसरी पार्टी जो है उसके बारे में हम जानेंगे, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और 1977 में स्थापित जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ। जनता पार्टी का यह गठित स्वरूप अधिक समय टिका नहीं। पार्टी विभाजित हुई और 1980 में भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन करना इस पार्टी की भूमिका रही है और वित्तीय सुधारों पर भी पार्टी चल रही है। उसके बाद अगली जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। यह पार्टी समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। इस पार्टी का साम्राज्यवाद और को हमेशा विरोध रहा है। श्रमिकों, किसानों, खेतहरों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी की प्रमुख नीति रही है। इसके बाद हम देखेंगे बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक पार्टी है। बहुजनों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। 1984 में इस पार्टी की स्थापना हुई। बहुजन शब्द में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का समावेश होता है। अतः
बहुजन समाज को सत्ता में लाना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी इस पार्टी ने दलित वर्गों के लिए ही काम करने का प्रयास किया है। उसके बाद अगली जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना जो है 1999 में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। लोकतंत्र, समता, पंथ निरपेक्षता आदि मूल्य जो है ये इस पर पार्टी चली और इस पर ही इनका विश्वास रहा। और कई समय तक 2004 तक इस पार्टी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन के रूप में कार्य भी किया है। इसके बाद जो आखिरी अभी नई पार्टी जो बनी वो है तृणमूल कांग्रेस। 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। 2016 ईस्वी में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। यानी इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, लेकिन तब वह राष्ट्रीय दल नहीं थी और यह राष्ट्रीय पार्टी कब बनी? 2016 में। इस पार्टी की प्रमुख नीतियां थी लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण करना। तो ये इनकी प्रमुख नीति थी। तो इस प्रकार आज हमने सातों जो राष्ट्रीय दल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, इन राष्ट्रीय दलों के गठन और नीतियों के अलावा हमें इनके चुनाव चिन्ह जो है उन पर भी विशेष ध्यान देना है, उनको भी याद रखने का प्रयास करना है कि तृणमूल कांग्रेस में का चुनाव चिन्ह क्या है। उसी प्रकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी जो चुनाव चिन्ह है वो, बहुजन समाज पार्टी हाथी का चुनाव चिन्ह है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हंसिए का निशान जो है उसके साथ एक कुल्हाड़ी उसका भी निशान है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और इसमें हंसिए के साथ कुछ अनाज जो है गेहूं, इसकी खेती भी यहाँ पर थोड़ी दिखाई गई है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में और इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजे का निशान बताया गया। तो इस प्रकार चुनावी पार्टियों के गठन, उनकी नीतियाँ, उनके उद्देश्य और उनके चुनाव चिन्ह, इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब हम प्रांतीय दल इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रांतीय दल किसे कहते हैं? तो अपने प्रांत की भिन्नता और विशेषता पर गर्व करने और उसके विकास के लिए सत्ता की होड़ में उतरने वाले राजनीतिक गुटों को प्रांतीय दल कहते हैं, जो सिर्फ अपने प्रांत के लिए ही सोचते हैं और प्रांत को ही आगे बढ़ाने के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसके लिए वो राजनीतिक गुट कुछ तैयार करते हैं जिसको कि प्रांतीय दल कहते हैं। प्रांतीय दलों का प्रभाव अपने अपने प्रांत अथवा प्रदेश तक ही सीमित रहता है। अपने प्रांत में प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए ये दल राष्ट्रीय राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो अपने प्रांत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और उसके हित की ही रक्षा करना, यह इनका उद्देश्य होता है। तो ये देखा हमने और इसमें उनकी भूमिकाएं क्या होती है और इन दलों की मांगें क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रांतीय समस्याओं को प्रधानता देते हैं। वो अपने प्रांत की जो समस्या होती है उसके बारे में ही विचार करते हैं और उसी का समाधान वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। अपने प्रदेश के विकास के उद्देश्य से कभी स्वतंत्र राज्य की तो कभी स्वायत्तता की मांग करते हैं। प्रादेशिक अस्मिता को महत्व देते हुए केंद्र सरकार का सहयोग करते हैं। वो सारे जो अपने प्रांत के हित में होगा वही केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इनकी मांगें क्या होती हैं? प्रांतीय समस्याएं प्रांतीय स्तर पर ही सुलझाएं और प्रांत की सत्ता की बागडोर प्रांत के व्यक्तियों के ही हाथों में होनी चाहिए। यानी महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का ही व्यक्ति उस प्रांत को संभाले, ऐसे उनकी मांग होती है। प्रशासन और व्यवस्थाओं में संबंधित प्रांत अथवा प्रदेश के लोगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस तरह से उनकी यही मांग होती है कि हमारे
जो उनका प्रांत है उस प्रांत के विकास कार्य के लिए उसी प्रांत का व्यक्ति जो है वो नियुक्त होना चाहिए। तो प्रांत तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, और हर प्रांत के अपने अपने दल हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं और अपने प्रांत के हितों की रक्षा करते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख दलों का ही यहाँ वर्णन किया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला है शिवसेना। शिवसेना महाराष्ट्र की ये प्रांतीय दल है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। चुनाव चिन्ह हमें पता है धनुष बाण। और इसकी नीतियाँ क्या है, ये जो दल बना वो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, मराठी भाषा का संवर्धन करना, दूसरे प्रांतियों का विरोध करना। प्रांत के दूसरे प्रांत में यदि दूसरे लोग आते हैं या अपना किसी प्रकार के हक जमाने का प्रयास करते तो उसका विरोध करना। उसके बाद महाराष्ट्र तथा केंद्र में एनडीए तथा सरकारों में सहभागी होना। तो कुछ सरकारों के साथ गठबंधन करके यह जो दल है वो आगे बढ़ा है और ये उसका नीतियों के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार पंजाब जो प्रांत है, राज्य है, उसमें शिरोमणि अकाली दल। अब ये पंजाब के से संबंधित हित की बात कहेंगे। 1920 में इसका गठन हुआ। आप चुनाव चिन्ह देख सकते हैं उसका क्या है। और उसी प्रकार इसकी नीतियां हैं धार्मिक और प्रांतीय अस्मिता के संवर्धन को प्राथमिकता देना, पंजाब तथा केंद्र में एनडीए का घटक दल और सत्ता में सहभाग लेना। तो ये इसका उद्देश्य है। उसी प्रकार जम्मू और कश्मीर, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 1932 में इसकी स्थापना हुई। चुनाव चिन्ह हमारे समक्ष है। और उसी प्रकार इसका जो नीति थी वो कश्मीरी जनता के हितों की रक्षा करना, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के लिए प्रयासरत रहना और राज्य और केंद्र में सत्ता में एनडीए और यूपीए दोनों दलों में शामिल होना। ये उसकी नीतियाँ रही हैं कि किसी भी दल के साथ वो शामिल होगा, लेकिन उसमें कश्मीर के जनता की हितों का इसने समर्थन मांगा है। उसी प्रकार असम में असम गण परिषद, इसकी स्थापना 1985 में हुई। चुनाव चिन्ह देखा जा सकता है, हमारे समक्ष है। और उसी प्रकार इसकी जो नीतियाँ हैं 1985 ईस्वी में असम समझौते के अस्तित्व में आई। शरणार्थियों के प्रश्न हल करना, असम की सांस्कृतिक, भाषाई तथा सामाजिक भिन्नता का संरक्षण करना, असम का आर्थिक विकास करना और असम में सत्ताधारी दल एनडीए का सहभागी बनना इसकी नीति थी। और इस प्रकार इसने ये जो गठबंधन, ये जो गठ बना वह असम का था और इसलिए उसने असम के हितों की बात की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रांतीय दल है वो अपने प्रांत से ही संबंधित हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। अब अगला जो राज्य है वो तमिलनाडु है, जिसमें द्रविड़ मुन्नेड़ कड़धम इस दल की स्थापना हुई 1949 में। चुनाव चिन्ह हमारे समक्ष है और इस चुनाव चिन्ह, इन सभी चुनाव चिन्हों को हमें ध्यान में रखना है। इसकी जो नीतियाँ थी 1920 ईस्वी में जस्टिस पार्टी आंदोलन का रूपांतरण जस्टिस पार्टी द्रविड़ कड़धम में हुआ। पहले ये जस्टिस पार्टी इस नाम से जाना जाता था, उसके बाद इस पार्टी का नाम ये जो है ये द्रविड़ कड़धम हुआ। 1949 ईस्वी में इसमें से अलग होकर एक गुट ने द्रविड़ मुन्नेड़ कड़धम पार्टी की स्थापना की। 1972 में इसमें से भी अलग होकर एक गुट ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेड़ कड़धम पार्टी की स्थापना की। दोनों दल हेर फेर करके सत्ता में आते रहे। तमिल अस्मिता के संवर्धन का प्रयास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो हमने यहाँ देखा कि जो भी पार्टियाँ हैं और वो जिस राज्य की हैं उन्होंने अपने राज्य की उन्नति की ही बातें की हैं। तो ये पार्टियाँ जो निर्मित होती हैं, ये पार्टियाँ जो बनती हैं वो खास अपने राज्य के विकास के लिए ही कार्यरत रहती हैं। तो इस प्रकार हमने आज राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल
इनकी जानकारी विस्तार से प्राप्त की और इन सभी के सांकेतिक जो चुनाव चिन्ह है उन्हें हमें विशेष ध्यान रखना है। और इसी प्रकार यहाँ पर ये प्रांतीय दल जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।